सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये प्लस वाला Cl होगा तो ये भी प्लस वाला होगा। अब आप ये मत बोलना कि Cl वाला तो माइनस होता है, ऐसा नहीं है। उसको हम बनाएंगे ऐसा कि वो इलेक्ट्रोफाइल ही आए, क्योंकि हम चाहते हैं इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैच हो, तो वहाँ पे हम Cl प्लस बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी बताऊंगा, एक बार और बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे रिएक्शन है, उसके अंदर बता रहा है ये द कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी एरीन में, पहली नाइट्रेशन, फिर हेलोजिनेशन, वही जो क्लोरीन ऐड होगा, फिर सल्फोनेशन, और फिर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फिर असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट की दो है रिएक्शन, एक है अल्काइलेशन, अल्काइलेशन मतलब जब एल्केन ऐड होगा, जब CH3 प्लस ऐड होता है तो अल्काइलेशन बोलते हैं, और जब CH3 CO ऐड होता है तो एसाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी सब कर लेंगे हम, बहुत ईजी है समझने के लिए तैयार हो जाओ। ये होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 ऐड करना। NO2 ऐड करने के लिए अभी से समझ लो 12th क्लास तक ये कम से कम 100 बार पढ़ोगे, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। दो एसिड लोगे आप, ध्यान देना प्लीज, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, दो एसिड लोगे आप और 323 333 केल्विन तक हीट करोगे इसके साथ, किसके साथ, बेंजीन के साथ, तब ये नाइट्रो ऐड हो जाएगा। लेकिन होता कैसे है ये, मतलब ये इन दोनों को एक साथ मिलाने से क्या बनता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 प्लस। ठीक है, कैसे बनेगा मैं भी बताऊंगा, बस आपके एग्जाम के लिए अगर पढ़ रहे हो आप, ओनली फॉर एग्जाम, तो बस इतना काफी है नाइट्रेशन शो करने के लिए, दैट्स ऑल। आपको मैकेनिज्म नहीं बताना है, ठीक है, लेकिन है क्या मैकेनिज्म, कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ये आपको याद होना चाहिए। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हीट करो, या याद रख सकते हो 333 केल्विन 323 या 333 केल्विन, याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हीट लिख दो, ट्राइंगल बना दो, और आपको ये क्या मिल गया, नाइट्रो बेंजीन। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग क्या करने चल रहे हैं, सारी की सारी रिएक्शन लिखना सीख जाते हैं, देख लो अभी, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन, हेलोजन की बात करता है, ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया एरीन्स रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड को कौन है, एनहाइड्रस FeCl3 FeBr3 और AlCl3, याद है आपको, ये मैंने बताया था, एक टाइम था कि AlCl3 क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो क्या होता है, लुईस एसिड। याद रखो, देखो बार बार बताता हूं मैं, बार बताता हूं, तो आपको इसको सुनना है। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हमारी बड़ी मदद करने वाला है। कैसे मदद करेगा, ध्यान दो। बेंजीन रिंग के साथ में आप लोग क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारा एम क्या है। हमारा एम है बेंजीन, और उसके ऊपर हम लोग एक बनाएंगे Cl प्लस, Cl से बनेगा वो, और ये हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना। आखिर होता क्या है उसके अंदर, रिएक्शन में क्या होता है, तो ध्यान दो। अभी वो बेंजीन के साथ में रिएक्शन नहीं कराओगे, जब आप ये Cl2 डालोगे साथ में एनहाइड्रस AlCl3 डालोगे, तब कहानी बनती है। कहानी कैसे बनती है, आपका Cl2 जो है वो Cl ऐसे लिख सकता हूं, और साथ में जब आपने डाला एनहाइड्रस AlCl3, तभी क्या करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस बॉन्ड को ब्रेक करवाता है, और एक Cl लेके जाता है, वो भी विद इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डेड पेयर है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को पूरे को लेके चला जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये बन जाएगा AlCl4 और माइनस। बात को समझना, AlCl4 माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए वो माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया Cl,
तो दूसरा वाला Cl बेचारा क्या बचा, Cl प्लस। यही Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ Cl मान लो अटैच हो गया, तो यहाँ उसने सब्स्टिट्यूट किया है। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी को भगाया है। कौन भागा है वहां से, अरे भाई C के साथ में H था, यहाँ C है तो हर एक के साथ में क्या H है ना। इसने क्या किया, H को भगाया और Cl अटैच हो गया, तो एक Cl ध्यान देना अभी, अब जो H गया है वो H प्लस गया है मान लो, और फिर इसके बाद ये क्या करेगा, ये बहुत देर तक इसको लेके नहीं रह सकता Cl को, ये क्या करेगा, Cl माइनस को छोड़ देगा और यहाँ पे H प्लस रहेगा और ये Cl रहेगा, दोनों मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन के निकल जाएंगे। आपका एनहाइड्रस AlCl3 फिर वैसे ही तैयार, लेकिन आपको प्रोडक्ट जो चाहिए था वो मिल चुका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपको एक्स्ट्रा मिल गया। बात क्लियर है या नहीं? याद रखना है, ये आपको जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म आपको जरूरत नहीं है, बस आप ये लिखो, बस इतना लिखना आना चाहिए बस, और जो कि आप आराम से लिखोगे, मुझे कोई डाउट नहीं आपके ऊपर। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के अंदर आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप इसको ऐसे भी लिखेंगे H2S2O7। H2S2O7 अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो मत समझ जाना इसी की बात हो रही है, और सच पूछो तो ये क्या है, देखो इसको लिखने का तरीका इतना शानदार है कि आपकी समझ में सब समझ में आ रहा है। H2SO4 के साथ में SO3 अटैच है, तो अगर आप काउंट करोगे पूरा तो H2S2O7 ही बनता है। ओके, ध्यान देना प्लीज। तो क्या देख रहे हैं आप, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हर बार रिप्लेसमेंट ही होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है बेंजीन के पास एक रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन ही होता है और कुछ भी नहीं है सबके साथ में। सो सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन अ रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन, मतलब आपको SO3H, SO3 यहां से मिल रहा है, कौन है यार अभी आया है, ओ क्या हुआ भाई, नींद खुल गई रक्षित, रक्षित नींद खुल गई, सो रहे थे, अलार्म नहीं लगाया, हाँ हेलो, तुम्हें जरा सा भी रिग्रेट नहीं है कि मैं क्लास में लेट आया हूँ? 5-10 मिनट चलता है, तुम सीधे सीधे कितना लेट हो। चलो भाई ध्यान दो, छोड़ो यार, ये लेट करने वाले क्लास को लेट ही करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आ गया, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है। CH3Cl में भी आप एनहाइड्रस AlCl3 डालते हो। अब आप बताओ, आप खुद ही मुझे बताओगे कि सर ये CH3 और Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा और AlCl3 इस क्लोरीन को लेके चला जाएगा विद इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस, तो क्या बचेगा, CH3 प्लस, बोलो, CH3 प्लस बच गया, तो CH3 प्लस बच गया तो आपका CH3 यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, H को हटा देगा, वो क्या करेगा, इससे Cl जो लिया हुआ था उसके साथ मिलके HCl बन जाएगा और आपका टोलुइन तैयार। अब आपकी मर्जी थी, CH3 चाहिए था तो CH3 डाला था आपने, अगर आपको C2H5 चाहिए तो C2H5Cl ले लो। अब हेलो एल्केन आप कैसा लेते हो, जैसा एल्केन आपको डालना है इसमें वैसा एल्केन ले लो, एल्काइल ग्रुप जो भी अटैच देखो C2H5 अटैच करवा दिया इसने, कोई डाउट? फ्रीडल क्राफ्ट, ध्यान देना, फ्रीडल क्राफ्ट असैलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असैलेशन रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद असाइल हैलाइड ऑफ एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस, फिर से ये भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में करता है, इल एसाइल बेंजीन। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए एसाइल बेंजीन का मतलब क्या है, मैंने आपको भी बताया था CH3CO, तो ये अटैच कहाँ से होगा, सी की तरफ से होगा, वही सी, ये जो CO था उसके साथ ही अटैच हो गए। तो हो क्या रहा है यहाँ पे वो भी देख लो आप, इसको बोलते एस
एसिटाइल क्लोराइड, क्या ये एसिटाइल क्लोराइड CH3। अब इसको मैं ठीक से लिख दूं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। C डबल बॉन्ड O Cl और एक तरफ CH3, समझ में आ गया। हाँ, अब जब आप इसमें भी एनहाइड्रस AlCl3 डालोगे तो ये वाला क्या करेगा, ये क्लोरीन को लेके चला जाएगा विद इलेक्ट्रॉन। तो अब आपके पास यहाँ क्या बचेगा, बचेगा। और जब ये अटैच होगा बेंजीन के ऊपर तो क्या बन जाएगा, 2 C है ना यहाँ पे, तो एसीटोफिनोन बनेगा। अगर देखा जाए, अगर आप ध्यान से देखो इसको तो क्या है, ये कीटोन नहीं है। बोलो भाई, ये CO है, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3, एक तरफ C6H5। अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो एसीटोफिनोन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि इसके थ्रू भी हम COCH3 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लो, ध्यान से देख लो, आपको समझ में आएगा। एसिटाइल क्लोराइड के साथ भी हो सकता है और CH3CO ट्वाइस O के साथ भी एसिटिक एनहाइड्राइड है ये। कैसे है पता है, बता दूं, बोलो भाई, ये कैसे अटैच है, ये ऐसे एक मिनट, CH3CO बोल रहा है ना ये से जैसे, तो CH3C और डबल बॉन्ड हो ऐसे करके बात करता है, ठीक है ना। ये तो CH3C डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन ऐसे ही दो हैं, CH3C डबल बॉन्ड हो, और इन दोनों C के साथ में एक बीच में O है। ये समझ में आया कि नहीं, या इसको, और अरे कहाँ इंक चली गई यार, ये समझ में आया कि नहीं आपको ये, ठीक है ना। तो इसके बीच में एक O है, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये भी आपके लिए CH3CO अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। ये भी क्या है, एसिटोफिनोन। लेकिन इसके अंदर क्या देखते हो आप, एक एसिटिक एसिड भी मिलता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला था, लेकिन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड भी मिलता है। तो ये बातें मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर एग्जाम में आना है तो बस इतना ही आना है, दैट्स ऑल। अब कहानी बनेगी कि आखिर ये हो कैसे रहा। अगर आप ध्यान दो, ये देखो क्लोरीनेशन वाला, ध्यान देना, अभी जो मैं बताने चल रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान देना है आपको। अरे आ जाओ भाई, ये बताना चाहता है कि किस तरीके से कहानी बन रही है, जिसमें जितने भी आपने अभी रिएक्शन करवाई हैं उसके मैकेनिज्म क्या है, पूरे मैकेनिज्म सीखना है। तो देखो, क्लोरीनेशन करवाए थे तो Cl बॉन्ड, आपको मैंने यही तो बताया था अभी, ये इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन चला जाएगा इसके साथ, ये देखो AlCl4 माइनस और Cl प्लस बन गया आपका क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन बनेगा तो अब आगे की कहानी तो पता ही है आपको, पीछे जो रिएक्शन कराई थी। सेम वे एल्काइलेशन है, एल्काइल यहाँ पे क्या बन गए, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, एल्काइल ये अटैच हो जाता है, सेम AlCl4 माइनस बनता है। सेम एसेटाइलेशन के अंदर भी वही कहानी बनती है, ये Cl चला जाता है यहाँ पे, और ये आपका CH3CO अटैच होता है। यहाँ तक कोई डाउट, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको ये पूरा। अब आ जाओ यहाँ पे, ये सीखना है आपको नाइट्रो कैसे बनता है। ये आपसे एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, ध्यान रखना, लेकिन आप सीख जाओ, जितना अच्छा सीख जाओगे आपके काम आएगा 12th क्लास में। तो ये समझ लो, एक तरह से 12th की मैं तैयारी करवा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, जब भी आप H2SO4 और HNO3 ऐड करते हो, ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा ब्रेक करके दिखाया हुआ है। H2SO4 को ऐसे दिखाया हुआ है और HNO3 को ऐसे दिखाया हुआ है। यहाँ क्या बताना चाहता है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये इट विल एक्ट एज एसिड। और अब आप बोलोगे सर HNO3 भी तो एसिड है, ऑफ कोर्स है, लेकिन इस केस में ये इट विल एक्ट एज बेस। डाइजेस्ट ना होने वाली बात है ना, डाइजेस्ट ना होने वाली बात है ये, लेकिन इट विल एक्ट एज बेस, H2SO एज ए एसिड। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन द प्रोसेस ऑफ
जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, जो आप NO2 प्लस बना रहे हो, नाइट्रोनियम आयन बनाने जा रहे हो, उस प्रोसेस में क्या बोलता है, सल्फ्यूरिक एसिड सर्व्स एज एन एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एज अ बेस, दस इट इज अ सिंपल एसिड बेस इक्विलिब्रियम। तो सिंपल एसिड बेस इक्विलिब्रियम जब बनाएगा तो आगे क्या करने जा रहा है वो ध्यान देना है। यहाँ पे HNO3 को लिखने का ये तरीका बनाया इसने और H2SO4 को ऐसे ध्यान देना। अभी ये H2SO4 का H रिलीज करेगा क्योंकि एसिड है। एसिड कौन है बताओ, H2SO4। तो ये एक H प्लस देगा, एक H प्लस ये देगा H2SO4 क्योंकि एसिड है। और अब आप इसको बेस बोलते हो, तो इसने क्या किया, बड़ी समझदारी से HNO3 को बड़े समझदारी से इसने क्या किया, एक H और एक O एक साथ निकाल दिया क्योंकि ये बेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? HNO3 के अंदर एक OH बना दिया इसने अलग से और साथ में NO2। अब ये बताओ मुझे, ये सब मिलके क्या बनता है? HNO3 बनता है कि नहीं? अब इसमें HNO3 के अंदर से OH और H2SO4 एसिड से H, ये मिल के क्या बनाएगा, H2O। क्या बनेगा, वाटर। अब ये वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो ये तो एक H दे के जा रहा है और ये तो बन जाएगा HSO4 माइनस। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन किसकी हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कौन है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बचता है NO2 प्लस। इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है HSO4 माइनस से, वो हमारे रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ ये था कि HNO3 से वो OH लेके चला जाए बस। और वो हमने एक हाइड्रोजन आयन या H प्लस एक प्रोटॉन इसने रिलीज किया था, किसने, H2SO4 ने, उसके साथ लेके वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया और NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन हमारे लिए छोड़ गया, जो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये अभी भी बताता है कि भैया कैसे काम करता है, और बढ़िया से बताता है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ मैं 2-3 लाइनें आपको बताया नहीं था। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं डायरेक्ट आपको लेके चला गया, मेरे ख्याल से बता ही देता हूँ। तो 3 स्टेप में होता है ये। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, SE मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, आर सपोज टू प्रोसीड वाया द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो कि आपको मैंने अभी अभी सिखाया। आपने कैसे Cl प्लस बनाया, कैसे CH3 प्लस बनाया, कैसे NO2 प्लस बनाया, ये सारी चीजें, COCH3 प्लस कैसे बना, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, वो आपने यहाँ पे सीख लिया। अब दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, वो जो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटायन का, वो कैसे बनेगा। और आपको मैंने बता रखा है इंटरमीडिएट कभी भी स्टेबल नहीं होता ज्यादातर केसेस में। उस केस में क्या होगा, फिर इंटरमीडिएट से कुछ ना कुछ फिर से कुछ कहानी बनेगी, वहां से रिमूवल होगा एक प्रोटोन का। प्रोटोन मतलब H प्लस मतलब क्या, H प्लस मतलब क्या, अरे भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हो ना आप, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा और H प्लस H भी तो वहां से रिमूव करवाओगे ना आप। तो ये 3 काम होते हैं। पहला काम आपने सीख लिया कैसे जनरेट करना है। दूसरा है अब है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इस पे थोड़ा ध्यान दे देना, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बताने चल रहा हूँ। ये बेंजीन रिंग है और जो इलेक्ट्रोफाइल आपने बनाया E प्लस बनाया, वो आके इसके ऊपर अटैक करेगा कहीं ना कहीं। ये क्या करेगा, E प्लस आके यहाँ पे किसी न एक बॉन्ड ब्रेक करवा देता है। ध्यान देना, बॉन्ड ब्रेक क्यों करवाता है बताऊंगा। एक E यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब इस कार्बन के साथ में जब E अटैच होगा तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड बन गए, 4 तो पहले से ही हैं, 4 पहले से ही हैं, है ना, इधर डबल बॉन्ड है इधर सिंगल बॉन्ड है। अब ये क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करवाना पड़ेगा इसको, इस कार्बन के साथ में इस बॉन्ड को ब्रेक करवा दो और एक E अटैच कर, एक H तो पहले से ही अटैच है, एक E अटैच हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो, प्लीज पे अटेंशन, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ इस C का एक H है, ठीक है। इस C के साथ में अब
इस सी के साथ में अब एक एच इधर है, एक ही इधर है। और याद रखना, मैंने आपको काफी देर से बताया जा रहा हूँ, एक ही बात बता रहा हूँ। मान लो Cl प्लस आ रहा है, तो Cl जहां अटैच होगा, मान लो E क्या है, इलेक्ट्रोफाइल Cl है, मान लो Cl प्लस है, तो बाजू वाले C को प्लस देता है। ये बात बता चुका हूं कई बार। अगर Cl प्लस आ रहा है तो Cl अटैच होगा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, और प्लस किसको देगा, बाजू वाले कार्बन को, जहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये कई बार बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूँ, आप अभी आपको ध्यान रखना है। अब आप एक चीज बताओ मुझे, यहाँ अभी ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। डबल बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन आ गया, sp3, जबकि सपोज टू क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अब उसकी जो सेंसिटिविटी है खत्म हो गई है, sp2 होना चाहिए था। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ बोलता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरेनियम आयन बन गया, द एरेनियम आयन गेट स्टेबिलाइज बाय रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस बनाएगा किसी तरीके से, या तो एक एच यहाँ अटैच करवाओगे, है ना। अब ये बॉन्ड कौन कौन से ब्रेक हो रहे, देखो ये साइड में ये वाले हैं, अगर ये वाले हैं तो क्या होगा, और इस वाले से भी बनेगा तो क्या होगा। अब बॉन्ड अलग अलग आपने ब्रेक करवा दिए, तो ये क्या क्या बना रहा है, ये बता रहा है कि भाई इस रेजोनेंस से जो हाइब्रिड बनेगा, ये जो बनेगा ये फाइनल बन रहा है। अब जरा इसको देखो, बहुत ध्यान से देखो, इसने डॉट 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 जो लगाए हुए हैं यहाँ जाके छोड़ दिया, इस पोजीशन पे छोड़ा हुआ है। ये मत सोचना वो भूल गया लगाना, बात समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे उसने नहीं लगा रखा, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है और एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो चुका है, सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब ये एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी इसकी, अगर ऐसे बना रहा तो डीलोकलाइजेशन बंद हो जाएगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई पाई तो है ही नहीं भाई, डबल बॉन्ड ही नहीं तो पाई कहां से होगा। तो जब जब डबल बॉन्ड नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन भी खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ठीक नहीं है। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स areninium ion loses its aromatic character because delocalization of electron stops at sp3 hybridization carbon। तो यहाँ पे क्या देखते हो आप, डीलोकलाइजेशन बंद हो गया sp3 हाइब्रिडेशन की वजह से। अब अगर ऐसा होता है तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। उस जगह से जहां पे आपने एक ई लगा के रखा हुआ है, वही एक प्रोटॉन मतलब H प्लस निकल के जाएगा। H प्लस निकल के जाएगा तो ये आपको साथ में A प्लस लेके जाएगा, ध्यान देना। तो क्या डाल रखा था आपने, AlCl4 डाल रखा था, AlCl3 था ना आपके पास, तो अब उसने क्या किया, एक Cl माइनस ले लिया था, तो AlCl4 माइनस बन गया। ओके, तो अब ये AlCl3 वापस चला गया और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ छोड़ गया बेंजीन रिंग के ऊपर। समझ में आया। टू रिस्टोर द एरोमेटिक कैरेक्टर सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिलीजेस प्रोटॉन टू रिस्टोर, ध्यान देना अभी, टू रिस्टोर, रिस्टोर समझना का मतलब समझते हो, बोलो भाई। रीगेन करना या अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको रीगेन करना चाहता है, तो क्या करेगा ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जहां बना हुआ सिग्मा बॉन्ड है, ओनली सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड भी बनाना है उसको, तो वहां से वो sp3 हाइब्रिडेशन को हटाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे AlCl4 अब दोबारा अटैक करता है यहाँ पे, ठीक है, इन केस ऑफ हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन। और HSO4 माइनस कब करेगा, अगर नाइट्रेशन है तो। अब ऐसे में वहां से एक H प्लस चला जाएगा तो E यहाँ पे अटैच रह जाएगा, और आपको ये तो चाहिए था इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको अभी समझाया है, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, एग्जाम में तो अभी नहीं आएगा, 11th में तो नहीं है मैकेनिज्म, आप समझ लो। चलो जल्दी से मैं इसको खत्म करूंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब आ गया एडिशन रिएक्शन, इसके साथ में बता रहा एडिशन रिएक्शन बेंजीन रिंग के साथ, ध्यान दो, देखो बड़ा मजेदार है ये भी। बेंजीन रिंग को आप साइक्लोहेक्सेन में बदलते हो, देख लो, साइक्लोहेक्सेन है, देख लो क्यों, कैसे बदलोगे, एडिशन रिएक्शन वही जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, C3H2 छः H आ जाएंगे यहाँ पे, देखो H, सभी के सभी एक एक H है,
और ये दो एच हो जाएंगे और सारे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और हीट करना है। क्या देखा आपने? साइक्लोहेक्सेन। याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूं फिर से, याद नहीं होता है। और अंडर अल्ट्रा वायलेट लाइट 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ऐड टू बेंजीन टू प्रोड्यूस बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नाम याद है आपको? ये इसको बोलते हैं गैमेक्सीन। क्या बोलते हैं? गैमेक्सेन। ये गैमेक्सीन ही बोलते हैं ज्यादातर, गैमेक्सेन है ये। C6H6Cl6 मतलब कहने का ये जो एक एक H थे ये उनको रिप्लेस करता है Cl। सॉरी, रिप्लेस नहीं करता, HH तो एक एक है ना, इनके साथ में वो ऐड हो जाता है। एक Cl इधर, 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 और सबके साथ सबके साथ HCl CHCl CHCl पूरे में बन जाएगा ये। ठीक है, इसको नाम सुना है कभी इसको गैमेक्सिन का? बेंजीन हेक्साक्लोराइड कभी नाम सुना है? बोलो भाई, क्या नाम है इसका? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सिन बोलते हैं। ये काम आता है कैसे? कभी 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 आपने देखा होगा कोई बड़ा आदमी आ रहा होता है और बहुत गंदगी रहती है साइड में, रोड के साइड में, रोड के साइड में बहुत गंदगी है, तो क्या करते हैं, सफाई कर्मचारी आएगा, साफ सूफ कर देगा। कुछ सड़ रहा है वहां पे, गंदगी है, तो ये गैमेक्सिन का पाउडर, वाइट पाउडर होता है, वाइट, तो वहां पे छिड़क देते हैं इसको, पाउडर डाल देंगे। आपको लगता होगा चौक मिट्टी ऐसी डाल रखी है ये, वो चौक मिट्टी नहीं होती है, वो बीएससी होती है। और पहले बीएससी, अभी थोड़ा बैन हो गया शायद ये, पहले बीएससी को क्या करते थे, ये पेस्टिसाइड, एज ए पेस्टिसाइड भी यूज करते थे, मैंने देखा है गाँव में। ठीक है, पहले यूज करते थे, जैसे किसी ने कुछ लगा रखी है, सब्जी वगैरह लगा रखी है, बैंगन वगैरह लगा रखा है, तो उस पर कीड़े लगते थे पत्तों में, तो ये बीएससी गैमेक्सिन लगाते हैं, उसके ऊपर पाउडर छिड़क देते थे। बट ये बहुत डेंजरस था। आप अपने बड़े लोगों से पूछो घर में कि गैमेक्सिन क्या होती है, यूपी वगैरह में सब जानते हैं अच्छे से, वो बताएंगे हाँ एक गैमेक्सिन ऐसे पाउडर आता था और हम उसको ऐसे छिड़कते थे। तो ये एंटी इन्फेक्टेंट का काम करता है ये, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह के लिए यूज होता है। ओके, आपने देखा होगा कोई नेता वेता आता है तो रोड के सामने, कभी देखा है कि नहीं, वाइट पाउडर सा लगा के रखते हैं, छिड़क देते हैं उसके ऊपर, नहीं देखा लगता है। चलो अब ध्यान देना, अब समझ में आ जाएगा। और पहले पहले क्या करते थे, जैसे स्प्रे करते हैं ना जो खेत वगैरह में, वैसे बीएससी वाले बीएससी पाउडर को पानी में घोल के घरों में छिड़कने आते थे। ठीक है, जैसे मच्छर मक्खी बैक्टीरिया जो भी होता था दीवारों पे छिड़क देते थे इसको, और घर के बाहर लिखते थे बीएससी और डेट लिख देते थे कि हाँ भाई इस डेट को ये छिड़का गया। ठीक है, पहले था, आजकल नहीं है ये। अब है नेक्स्ट कंबशन। अगर बेंजीन को बर्न करते हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, वेरी सिंपल, ये तो आपको याद ही होगा, कुछ भी नहीं है। बेंजीन का कंबशन और बेंजीन का क्लोरीनेशन कराओगे तो ये बीएससी बनाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट आ जाओ जहां मैं आना चाहता था, डायरेक्टली डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, समय कम है लेकिन मैं समझाऊंगा पूरा, चाहे कुछ भी हो जाए। दो दो चीजें सिखानी है मुझे, एक तो फिनोल के अंदर क्या होगा और एक नाइट्रो, और मेरे ख्याल से एक बार मैं यहाँ आके आपको दिखाया भी था कि यहाँ देख लो किस तरीके से इसके अंदर, ये क्लोरीन क्लोरीन के अंदर भी किस तरीके से होता है। और दूसरा एक मेटा डायरेक्टिंग, ये NO2 के साथ है। ये देखो यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग कौन बन गया, NO2। NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से ले लेता है। देखो अभी दो चीजें, वेरी सिंपल। आपके घर पे कोई गेस्ट आया, ध्यान देना, एंड यू आर होस्ट। मैं शायद उस दिन भी बताया था
कि आप होस्ट होने के नाते आप उसको कहाँ बिठाओगे? जहाँ आप चाहते हो, जहाँ आपकी इच्छा, या वो आके जहाँ मर्ज़ी बैठेगा, है ना? तो जो होस्ट होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा गेस्ट कहाँ बैठेगा, हम उसको कहाँ बिठाएँगे। तो 1 मिनट कहाँ चला गया यार? हाँ। ये मान लो फिनोल है, ध्यान देना प्लीज़, पे अटेंशन हियर। OH आपका होस्ट है। OH मतलब समझ में आ रहा होगा, OH अटैच है तो क्या होता है? फिनोल होता है। फिनोल के ऊपर बात करना चाहता है कि फिनोल अगर है यहाँ पे लगा हुआ, तो वो क्या करेगा? अगर कोई और भी आना चाहता है, कोई और इसके ऊपर अटैक करना चाहता है या गेस्ट आना चाहता है, उसको कहाँ बिठाएगा? फिनोल अगर है तो, अगर ये क्लोरो है तो ये सब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो एंड पैरा। यहाँ पे उसको डायरेक्ट करेंगे कि भाई यहाँ आके बैठ, ठीक है? क्यों बिठाएंगे? ध्यान से सुनो। ये आपका OH है, अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक O दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर ये तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेना चाहिए, और नो डाउट ये खींचने की पूरी कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये बेचारा ले नहीं पाता, हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि इसके ऊपर एक और टेक्निक लगती है कि बेंजीन रिंग के रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस 5 बने हुए हैं ना, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब है अब आप इसकी स्टेबिलिटी का और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के ऊपर फाइट होती है, दोनों पे फाइट होगी तो एक जीतेगा। तो ऐसे में बेंजीन रिंग का जो रेजोनेंस है वो जीत जाता है। इसका आई इफेक्ट कम कर पाता है, और बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिसिटी वो मेंटेन करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जीता कौन? बेंजीन रिंग। बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता, बोलता तू इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन लूंगा, और इसके पास लोन पेयर है O के पास, ये लोन पेयर लेके बेचारा यहाँ पे C और O के बीच में डबल बॉन्ड बनाता है। अब सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन लेके डबल बॉन्ड बनना शुरू हुआ है, तो भाई इसके ऊपर तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, 2 इधर है, एक 3 इधर है, और एक इधर है पहले से, और एक डबल बन जाएगा तो 5 जाएंगे, 2 2 4 और एक 5। लेकिन 5 बॉन्ड नहीं बन सकते हैं। अब अगर इसको बनाना ही बनाना है डबल बॉन्ड, देखो बना ही बना है, बनना ही बनना है। अब अगर ये डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से एक बॉन्ड जो था वो ब्रेक हो जाएगा। अब अगर ये ब्रेक होता है तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन तो लेके आ रहे हैं भाई साहब, इधर से जो बॉन्ड बना है वो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चला आया है ये। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। ध्यान देना प्लीज, ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा ये, ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट होगा। अब ये रेजोनेंस बनाता है, तो अगली बार ये क्या करेगा? इस वाले इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पैरा पोजीशन पे, और अगर ये वाला ब्रेक करता है तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएंगे? फिर से ऑर्थो पोजीशन पे। तो आप क्या देखते हो? इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन कहाँ कहाँ है? इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन कहाँ है? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। बात समझ में आई? आ कौन रहा है? आ कौन रहा है? आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, जो आपने बना रखा है पहले से। इलेक्ट्रोफाइल ऐसी जगह ढूंढेगा जहां इलेक्ट्रॉन रिच प्लेस हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रोफाइल वहां के अटैच होगा। तो कहां कहां अटैच होगा? ऑर्थो पे होगा, पैरा पे होगा, और ऑर्थो पे होगा। बस ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो। बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये समझ में आ गई है तो थोड़ा और बढ़िया से देख लेते हैं, यहाँ पे आपको और मजा आ जाएगा पढ़ के, बहुत मजा आने वाला है, बहुत, और याद भी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। It is clear from the above resonating structures that the electron density is more on ortho and para position. यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, समझाने वाली बात नहीं है। Hence, the substitution take place mainly at these position. इसी पोजीशन पे
सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मोर। ठीक है। हाउएवर, जबकि, अब कहानी बता रहा है जो पीछे मैंने बताई आपको, हाउएवर, जबकि इट मे बी नोटेड दैट आई इफेक्ट ऑफ OH, इंडक्टिव इफेक्ट, आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। माइनस आई इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप ऑल्सो ऑपरेट, OH ग्रुप क्या क्या करेगा, O जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ऑपरेट करेगा, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग इज स्लाइटली रिड्यूस्ड, थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि दोनों में फाइट हो रही है, दोनों में फाइट हो रही है, लेकिन बेंजीन तो जीत गया, लेकिन O जो है वो अपना काम तो करेगा ना, दिखाएगा, हार बेशक गया लेकिन पुल करता रहेगा। इसलिए क्या करेगा, जो डेंसिटी हुई है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, जितनी ज्यादा हम एक्सपेक्ट करते थे उतनी नाव के थोड़ी रिड्यूस हो गए, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ज्यादा होगी ही होगी। और जब होगी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या होगा, आने वाला तो वहीं बैठेगा ना जहां उसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, जहां उसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहीं जाके बैठेगा वो। बात समझ में आ रही है? हाँ, बट द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट दीज पॉइंट, दीज पोजीशन, यही तो मैं ही बता रहा हूँ। ओवरऑल अगर देखेंगे फाइनली तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हीं पोजीशन पे बढ़ेगी, ड्यू टू हाँ, तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ती है। माइनस आई इफेक्ट जो होता है ऑक्सीजन का होता, ऑपरेट करेगा लेकिन कम हो जाएगा। देयरफॉर OH ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग फॉर द अटैक बाय, किसके अटैक के लिए तैयार हो रहा है ये, इलेक्ट्रोफाइल। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के लिए जो एक्टिवेट करने वाले हैं वो कौन कौन है, वो NH2 पहले से अटैच है तो वो भी है ऑर्थो पैरा। देखो ओ NH2 और NO2 में देखो कितना फर्क हो गया, देखने में एक जैसे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, बस इसकी वजह से। बात समझ रहे हो? तो NO2 और NH2 में फर्क है, NH2 ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, NHR भी है, NHCO CH3 OCH3 अभी पढ़ के आ रहे हो ना पीछे, और ये जितने भी मिथाइल इथाइल ग्रुप है ये सब क्या है, अगर टॉलिन होता तो वहां पे वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता। एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं इसको, समझ में आ गया? In the case of aryl halide, halogen are moderately deactivating because of their strong minus I effect. इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लो, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग अलग है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग अलग कहानी है। बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस क्यों है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, आई इफेक्ट इसके ऊपर भी काम करेगा। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीज, बता रहा है बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, ये पुल करता है, ये भी ऑक्सीजन की तरह OH ग्रुप की तरह से इसके ऊपर भी एक्टिवेट करता है, या इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, इट मे मेक फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट, ये माइनस आई इफेक्ट की वजह से डिफिकल्ट करता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होने देता, तो इट मेक्स फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट। हाउएवर ड्यू टू रेजोनेंस, लेकिन यहां पे भी लड़ाई होती है, रेजोनेंस ही जीतता है। रेजोनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन O and P पोजीशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे स्टिल इस पे ज्यादा होती है। क्यों होती ज्यादा, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। देखो इस पे आई इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों काम करेगा, लेकिन रेजोनेंस ज्यादा बनने की वजह से, रेजोनेंस ज्यादा बनते हैं ना, 5 फिगर बन रहे हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन are greater than that of meta position, hence they are also ortho and para directing। ये हो गया खत्म, ये पढ़ना आप दोबारा से, जब तक नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, बी केयरफुल।
अब है मेटा डायरेक्टिंग। आज का मेरा आखिरी टॉपिक है, समय भी कम है मेरे पास, लेकिन मैं इसको पढ़ाए बगैर नहीं हटूंगा। मेटा डायरेक्टिंग एक्चुअली प्लान कल का ही था, 2 घंटे की क्लास में सब खत्म कर देता मैं। चलो फिर से देखते हैं मेटा मेटा डायरेक्टिंग में कौन कौन आएगा। NO2, CN, CHO एल्डिहाइड वाला, COR कीटोन वाला है देखो, और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आपको क्या दिख रहा है, ये सब मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग में क्या होता है, ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे क्या बोलता है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप रिड्यूसेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। यहाँ पे यहाँ रेजोनेंस बेचारा वीक पड़ जाता है, ठीक है। क्या करता है, रिड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग के अंदर। क्यों करता है, अब यहाँ बोलता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा काम करता है। कैसे करता है, नाइट्रोबेंजीन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, ये क्या करता है, ये नाइट्रो ग्रुप अपने आप में कहानी बना देता है। नाइट्रो ग्रुप को बोलता है कि भैया ऐसा है, मैं जो लोन यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको मैं लेके जा रहा हूँ, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है और इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो नेगेटिव चार्ज बेंजीन पे आना चाहिए था वो कहाँ आ चुका है, नाइट्रो ग्रुप के एक O के ऊपर, जहां डबल बॉन्ड था, जहां डबल बॉन्ड था। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर बचे, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो नाइट्रोजन के ऊपर कितने बॉन्ड बचेंगे। अच्छा, ये डेटिव बॉन्ड भी बना रखा है इधर से। एक बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा ये दोबारा एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और ये कि यहाँ तो बॉन्ड बनेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, कार्बन से लेगा इलेक्ट्रॉन। कार्बन से लेगा इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन कहाँ से देगा, कार्बन तो बोलता है भाई 4 बॉन्ड बना ले कैसे भी, मैं तो 4 बनाऊंगा। तो ये 2 इधर बनाने की कोशिश करता है, तो अपने बॉन्ड को ब्रेक करता है। भाई जबरदस्ती कौन छीन रहा है, जबरदस्ती तो नाइट्रोजन छीन रहा है ना। जो ताकतवर होगा वो तो लेके जाएगा। यहाँ ताकत किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन उठा के लेके चला गया और अपना डबल बॉन्ड बना लिया। अब ऐसे केस में जब ये इलेक्ट्रॉन लेके गया है तो सीधी सी बात है, ऑर्थो एक्टिविटी देखो ऑर्थो एंड पैरा पे ही हो रही है। ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर ही एक्टिविटी हो रही, देख लो। ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आया, मेट और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आया, और फिर से ऑर्थो पे। ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो तीनों के ऊपर वापस प्लस चार्ज आ गया, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। ऐसे बोलो ना, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां अटैक करेगा। अब आप मुझे बताओ, ऑर्थो पे प्लस, पैरा पे प्लस, और दोबारा ऑर्थो पे प्लस, तो इसका मतलब ध्यान देना, मेटा पे कोई एक्टिविटी हुई नहीं है। मेटा पे एक्टिविटी कोई भी नहीं हुई है। मेटा मेटा, ये भी मेटा, ये भी मेटा, ये दोनों मेटा ही है। इधर से जाओगे, लेफ्ट जाओ या राइट से जाओ, यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हुई। और कोई एक्टिविटी ना होने की वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले थी अभी भी बरकरार है, अभी भी उतनी है। तो मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है अब, भाई सभी लोग बताओ, समझ रहे हो कि नहीं। सो रहे हो यार, कोई समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को लगता है। तो मेटा बिना इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के भी बेचारा अमीर हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा के ऊपर ज्यादा हो गई, अपने आप ही हो गई, कुछ करना नहीं पड़ा उसको, कुछ भी नहीं करना पड़ा। और वो मेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो आने वाला जो है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, मेटा के ऊपर, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई है ना। बोलो, तो अब ऐसे केस में NO2 को हम क्या बोलेंगे, मेटा डायरेक्टिंग। क्या बोलेंगे, मेटा डायरेक्टिंग। ओके, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग कौन कौन होते हैं, वहां एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। इन दिस केस द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेस मेकिंग फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट, therefore these groups are also called deactivating group. The electron density on O and P position is
कंपैरेटिवली लेस देन दैट ऑफ मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन से कंपैरेटिवली वहाँ की डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर, तो क्या हो करेगा, हैज द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच मेटा पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, मेटा पोजीशन, वहां पे करेगा, रिजल्टिंग इन मेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। खत्म हो गया। कार्सिनोजेनेसिटी एंड टॉक्सिटी। कार्सिनो समझते हो, कार्सिनो, कार्सिनो जो कैंसर बनाता है, जिसकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है। तो ये आगे बता रहा है कि कार्सिनो कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये सब क्या है, कैंसर जनरेट करते हैं, कैंसर बनाते हैं। इसको आप सिंपली पढ़ लेना, ये खास करके कुछ, ये कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ा सा बता रहा है कौन सी चीज कितनी डेंजरस है, क्या है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये डीएनए में घुस जाता है, हमारे डीएनए तक डैमेज कर देते हैं, और डैमेज करके दे कॉज कैंसर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको इन एग्जाम्पल में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई पूछेगा ना बताएगा, बस सिंपली कहानी हो गई ख़त्म। थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, कुछ कुछ पोर्शन मैं छोड़ के आया था, वो देखता हूँ मैं कब कराता हूँ, आजकल मैं कभी भी करा दूंगा, जब भी होगा तो करा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जितना मैंने आज कराया है, आप इसको लिख के याद कर लेना, और मैंने क्लियर बता रखा है क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। वो जो रिएक्शंस थी, रिएक्शन मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि सबसे पहले मैंने आपको मैकेनिज्म से पहले रिएक्शन ही बताया था। ये मेटा डायरेक्टिंग और ये सब डायरेक्टिंग आपको बहुत अच्छे सीख लो, क्योंकि ये 12th में बहुत काम आने वाला है, बहुत बहुत बहुत, इसके बगैर आप हिल नहीं सकते हो आगे। हाँ जी, ये तो ये आपने देखा था, बेंजीन से हेक्साक्लोरोबेंजीन, देख लो ये सारी रिएक्शन जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, फिडेल क्राफ्ट, ये सब देख रहे हो ना, NO2 वगैरह जो भी अटैच होता है, सब आपको याद रखना है, लिख लिख के याद करोगे तो याद हो जाएगा। ये मैंने नहीं बताया था आपको यार, हेक्साक्लोरोबेंजीन बताया था क्या है, यहाँ पे भी हाँ CL अटैच हो जाएगा सबके ऊपर, H हट जाएंगे सारे, ठीक है। तो अभी मैं मान के चलूं कि आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो अब आज के पोर्शन थोड़ा देख लेना, कुछ नहीं कर रहा है, लिखो बस, और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ लिखो, बार बार लिखो और इतना भी नहीं लिखना है, कहानियां मत लिखो, जो हो रहा है वो लिखो बस, ओनली रिएक्शन।